हम अक्सर यही सोचते हैं कि बड़े बड़े नियम और कानून मेट्रो सिटीज की बड़ी बिल्डिंग्स में बनते हैं, लेकिन सच्चाई शायद कुछ और ही है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना को समझेंगे जिसने भारत के कानूनी इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। और ये सब शुरू हुआ था एक छोटे से गांव से। एक बहुत मशहूर बात कही गई है कि हालांकि बड़े शहर देश को प्रभावित करते जरूर दिखते हैं, पर इंडिया के असली नियम, असली कानून दरअसल गांव में तय होते हैं। और 1985 की ये स्थानीय घटना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे एक गांव के तनाव ने पूरे देश की पावर डायनामिक्स और कानून को हिला कर रख दिया। तो चलिए सबसे पहले 1985 के करमचेदू गांव के माहौल और वहां के आर्थिक और सामाजिक स्थिति को समझते हैं। अब जरा 10,000 की आबादी वाले इस गांव की स्थिति को देखते हैं। यहाँ करीब 6,000 लोग कम्मा समुदाय के थे और लगभग 1,500 लोग मादिगा और माला समुदाय के थे। बाकी 2,500 अन्य थे। ये जो नंबर्स का इतना बड़ा फासला है ना, यही वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़े तनाव की नींव रखी। सिर्फ आबादी ही नहीं, आर्थिक अंतर भी बहुत ज्यादा था। एक तरफ कामा जमींदार थे जिनके पास 20 से 60 एकड़ तक जमीन होती थी और यहां तक कि उन्होंने फिल्मों और इंडस्ट्रीज में भी निवेश किया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ थे मदिगा और माला मजदूर जिनकी पूरे साल की कमाई बस 2,000 रुपए थी। सोचिए, महिलाओं को दिन का सिर्फ 6 से 8 रुपए और पुरुषों को 10 से 12 रुपए मिलते थे। यह सिस्टम इतना असमान था कि तनाव बढ़ना लगभग तय था। और बात सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं थी। वहां के मंदिर की घंटी सिर्फ पूजा का समय नहीं बताती थी, वह दरअसल मजदूरों पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखने का एक हथियार थी। सुबह 4:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, यानी पूरे 16 घंटे का काम इसी घंटी पर निर्भर था। अगर कोई मजदूर समय पर नहीं आता या काम छोड़ देता तो उसे कड़ी सजा मिलती थी। अब इसी दौरान इस कड़ी आर्थिक स्थिति के बीच राज्य की पॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव आता है। यहां एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर स्टेट लेवल पर सरकार बदलने से किसी एक गांव के अंदर इतनी हिंसा कैसे भड़क सकती है? दरअसल स्थानीय जातीय समीकरण और राज्य स्तर की राजनीति का यह आपस में कनेक्शन बहुत ही गहरा था। हुआ ये कि 1980s के दशक से पहले पूरा गांव कांग्रेस के साथ था। मादिगा समुदाय की लॉयल्टीज पूरी तरह से कांग्रेस के ही साथ थीं। लेकिन 1980s के मिड में जब नई तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी आई तो कामा समुदाय ने अपना सपोर्ट टीडीपी को दे दिया। इससे उन्हें सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच मिल गई। पर मादिगा समुदाय अब भी कांग्रेस के ही साथ रहा। जब वोट देने की बारी आई तो इस अलग अलग राजनीतिक वफादारी ने पूरे गांव का माहौल पूरी तरह से गरमा दिया। और इस गर्म माहौल में जुलाई 1985 में आई वो चिंगारी जिसने सब कुछ जलाकर रख दिया। बात शुरू होती है 16 जुलाई की सुबह से। एक कमायु युवक हाशिए पर रहने वाले समुदाय के पीने के पानी के तालाब में अपने बछड़े नहलाने लगा। जब एक दिव्यांग लड़के चंद्राया और 19 साल की सुवर्था ने इसका विरोध किया तो दोपहर में उन्हें बुरी तरह पीटा गया। शाम आते आते हमलावर सुवर्था के घर तक पहुंच गए। हालांकि गांव के बुजुर्गों ने उस वक्त किसी तरह शांति बनाए रखने की कोशिश जरूर की, लेकिन अंदर का गुस्सा बिल्कुल शांत नहीं हुआ था। उस दिन जो शब्द कहे गए उनकी कड़वाहट समझनी जरूरी है। अगर तुम बीच में आती हो तो ये तुम्हारा काम नहीं है मादिगा। तुम तय करोगी कि तुम्हारी जाति के लिए क्या सही है और क्या गलत। ये सिर्फ गुस्से में निकले शब्द नहीं थे, ये उस अहंकार और क्रूरता की आवाज थी जिसका सामना सुवार्था को करना पड़ा। ये एक ऐसी सदियों पुरानी सोच थी जिसे अब सीधी चुनौती मिल रही थी। लेकिन अगली सुबह जो हुआ वह सुनने में बेहद दर्दनाक है। पर इस ऐतिहासिक घटना को पूरी तरह समझने के लिए इन तथ्यों को जानना जरूरी है। 4,000 17 जुलाई के सुबह 9 बजे तक आसपास के लगभग 7 गांवों से आए करीब 4,000 हथियारबंद लोग मादिगा बस्ती में घुस गए। किसी एक बस्ती पर अचानक इतने सारे लोगों का एकजुट होकर हमला करना इस बात का साफ प्रमाण था कि यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ था। यह एक पूर्व नियोजित और भयंकर गुस्से का नतीजा था। उस सुबह चाकुओं और लाठियों से हुए हमले ने अचानक अफरा-तफरी मचा दी। हमलावरों ने जानबूझकर गांव के बुजुर्गों और प्रभावशाली नेताओं को निशाना बनाया ताकि पूरा समुदाय असहाय हो जाए। 8 लोग बेरहमी से मारे गए। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड्स में सिर्फ 6 की ही रिपोर्ट दर्ज हुई। 32 लोग बुरी तरह घायल थे, जिससे स्थानीय अस्पताल पूरी तरह भर गए थे। और इन सब में सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि पुलिस वहां मौजूद जरूर थी, पर वो मूक दर्शक बनी रही और इस नरसंहार को रोक नहीं सकी। इस घटना के बाद सिर्फ करमचेदू में ही नहीं, पूरे देश में इसकी गूंज सुनाई दी।
अब यहां से इस घटना का एक नया पड़ाव शुरू होता है, जहां एक समुदाय की पीड़ा और शोक एक शक्तिशाली राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। सबसे पहले सच्चाई सामने लाने के लिए आंध्र प्रदेश सिविल लिबर्टीज कमेटी बनाई गई। देखते ही देखते हैदराबाद और दिल्ली जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर दलित आंदोलन और प्रदर्शन शुरू हो गए। और इसी संगठित जनसैलाब का ही प्रभाव था कि आखिरकार केंद्र सरकार को 1989 का ऐतिहासिक SC/ST एक्ट लागू करना पड़ा। 1989 का ये SC/ST एक्ट दरअसल है क्या? ये भारत के कानूनी इतिहास में एक लैंडमार्क कानून है। इसके तहत हाशिए पर रहने वाली जातियों के खिलाफ किसी भी अन्याय को रोकने के लिए विशेष अदालतें बनाई गईं और यह तय किया गया कि जांच DSP लेवल का अधिकारी ही करेगा। यह कानून ऐसे ही हवा में नहीं बन गया था, यह सीधे तौर पर करमचेड़ू में हुए अत्याचारों का एक सख्त लेजिस्लेटिव जवाब था। कानून तो बन गया, पर इंसाफ मिलना इतना आसान कहाँ था। सोचिए, 1985 में नरसंहार होता है। आधिकारिक ट्रायल शुरू होने में ही 6 साल लग जाते हैं, यानी 1991 आ जाता है, और सजा मिलती है 2008 में। घटना के पूरे 23 साल बाद आखिरकार दोषियों को आजीवन कारावास और 3 साल की सजा सुनाई गई। 23 साल का ये लंबा इंतजार खुद हमारे जुडिशियल सिस्टम की धीमी गति और इंसाफ पाने के लंबे संघर्ष को जागर करता है। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बेहद बेचैन करने वाला सवाल यहां छोड़कर जाना जरूरी है। क्या आज भी हमारे गांव में, हमारे आसपास वैसी ही भौगोलिक और सामाजिक दूरियां मौजूद हैं? क्या बस्तियों को अलग करने वाली वो लकीरें जो 1985 की उस त्रासदी का कारण बनी थीं, आज सच में पूरी तरह मिट चुकी हैं? इस ऐतिहासिक घटना को समझने के बाद यही वो प्रश्न है जिस पर हम सबको आज आत्ममंथन करने की जरूरत है।